फर्स्ट वाला जो दिया था काम में, उसमें कोई डाउट? लास्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो किया था उसका काम आप लोगों ने? तो तेज सकल खत्म हो गया, उसके बाद तो आज का नहीं था, तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे। क्या तैयारी की आपने?
PYQ चाहिए। ओके और आप लोगों का जो संडे वाला जो टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट आप लोग JEE के टेस्ट देने वाले हो, इसलिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, इसी कर दिया आप लोगों के लिए। जैसे नॉर्मली आप लोगों का JEE की जब एग्जाम होगी तो उसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, या आइडिया है 25 क्वेश्चन इंटू 3 तो कितने क्वेश्चन होते हैं 75, राइट 75 क्वेश्चन। तो उसमें जो 25 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो 25 में वापस दो पार्ट होते हैं 20 + 5। ये जब 20 क्वेश्चन होते हैं वो होता है MCQ, जिसमें 3 10 क्वेश्चन और ABCD होगा तो वो एक सही होगा। और ये जो 5 होते हैं ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपके ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको बस क्वेश्चन होगा, राइट, उसका आंसर लिखना होगा, पर उसका आंसर जो होगा वो आएगा हमेशा इंटीजर टाइप का, राइट। उसका आंसर कैसे फॉर्म में आता होगा, इंटीजर टाइप का आता होगा, कोई भी इंटीजर आ सकता है, मतलब वो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, राइट। तो आप और इसमें मार्किंग कैसे होता है +4 एंड माइनस। अगर आपका गलत हुआ तो 1 मार्क घटेगा, सही हुआ तो +4 मिलेगा, राइट। तो मैक्सिमम मार्क कितने हो जाएंगे 75 × 4 करेंगे तो 300, राइट। पर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर टेस्ट दे रहे हो, इसलिए हम लोगों ने मतलब मैंने इसका प्रीव्यू थोड़ा सा मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज करके इसको 15 क्वेश्चन कर दिए तीनों सब्जेक्ट। तो आपको फिर कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं 40, राइट। टाइम उतना ही है 3 घंटे मिलने वाले आप लोगों को, राइट। ये कम करने का रीजन बस ये है कि एक तो फर्स्ट टेस्ट तो है ही, वो तो फर्स्ट रीजन नहीं, और सेकंड मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोग एक्यूरेसी पे ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने में नहीं। मतलब अगर आपको 45 क्वेश्चन में से अगर मुझे 5 आते तो मैं सिर्फ 5 करूंगा, और मेरे को 5 के 5 राइट होने, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करना, राइट। आपका ध्यान अभी तक क्या था, आप लोगों की एक टेंडेंसी कैसे होते हैं, 10 से जब हम आते हैं तो सब कुछ अटेंड करेंगे, क्योंकि अभी तक नेगेटिव मार्किंग की था ही नहीं, अब नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेंड करोगे जिसके ऊपर आप 100% श्योर कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, तुक्का नहीं मारो, है ना। गेस वर्क पूरे पेपर में सही नहीं होना चाहिए। ये जिस एग्जाम्पल के 5 ही क्वेश्चन है, थोड़ी के 5 ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ज्यादा आएंगे, राइट। और वैसे भी 75 के सामने आपको टाइम भी कितना मिल रहा है, 45 क्वेश्चन के सामने 3 घंटे मिल रहे हैं, 180 मार्क्स 45 क्वेश्चन, और 1 घंटे के क्वेश्चन के पीछे आपको 4 मिनट मिल रहा है, बहुत होते हैं 4 क्वेश्चन, बहुत होते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसे भी है कि जिसमें 4 मिनट की जगह पर मुझे 60 मिनट लग गया, बट अक्सर ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे जिसमें मुझे 4 मिनट की जरूरत नहीं, वो 1 मिनट में हो रहा है। जैसे केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता है कि उसमें कोई कैलकुलेशन करना है। आपको सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगने वाला है, मैथ्स में और फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अभी जो फिजिक्स के टॉपिक वो सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आप एक्सप्रेस होने वाले यूनिट टाइम में होने वाले, तो उसमें कोई थियरी होता ही नहीं, मतलब उसके कैलकुलेशन कुछ होता ही नहीं। तो अभी जो आप लोगों को टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगना है, मैथ्स में लगना है, राइट। थोड़ा बहुत जो टाइम लगेगा वो भी मैथ्स में लगेगा। तो आप लोग फोकस करेंगे, जितने भी करो उतना सही करो। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन कर लो तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कर पाओगे आप लोग, क्योंकि कल भी टेस्ट देने के बाद भी अगर मैं अपने वर्डिंग पे जाऊँ कि 80% के ऊपर आएगा, उन्हीं को मैं क्लास में बिठाऊंगा तो मैं अकेले ही हूँ क्लास में, कोई भी यहाँ बैठा हुआ ऐसा नहीं है जिसके भी 2-4 पेपर बाकी है चेक करना। बट मुझे नहीं लगता कि 80% पेपर मैंने चेक कर लिए है तो उसके बाद कोई भी बच्चा यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है जिसके 80% हो ज्यादा, तो फिर मुझे अपने वर्ड को वापस लेना पड़ेगा, दुकान थोड़ी बंद कर सकता हूँ। हाँ, एक आध को निकालना होता तो निकाल देते हैं, तो सबको निकालना पड़ेगा, तो क्या मैं अकेला थोड़ी पढ़ूंगा, धंधा भी तो चलाना है ना। इसलिए मुझे अपने वो सेंटेंस को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि मैं निकालूंगा नहीं। बट
अब आप लोगों को बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट टाइम ऑलरेडी वार्निंग देने के बाद भी सेकंड टाइम सेम फेज, सेम डीपीपी, सेम कंसेप्ट, उसके बाद भी आप लोगों को मतलब 20 के ऊपर ही 1-2 बच्चे गए। जो लास्ट टाइम गए थे वही 3 बच्चे आज इस बार भी 20 के ऊपर है। लास्ट टाइम जिनके 20 से कम थे वो सारे आज भी 20 के नीचे ही है। इन प्रेडिक्टों का परफॉर्मेंस तो खराब हुआ है बढ़ने की जगह पर। तो उसका एक बार कल मैं बात करूंगा उन सब पे, कल 3-4 और पेपर बाकी उसको चेक करने के बाद, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया कि कम क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, जितना करो उतना सही करने की ट्राई करना, गेस वर्क नहीं करना, अपने को यही आदत पूरे साल डालनी, ठीक है। और बाकी तो नॉर्मली OMR भरना वो तो चाहते ही है, बताते ही है ना, परीक्षा में इंटीजर टाइप पूछा नहीं है, पर नॉर्मली होता है। मतलब इस बार आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आए वो सारे एमसीक्यू टाइप ही है, ABCD है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। एडवांस में जब जाएंगे अपने मतलब मेन से क्लियर करके जब हम एडवांस पहुंचते थे, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं कि ABCD में से एक ही ऑप्शन सही होगा, फिर मोर देन वन करेक्ट भी आता है कि एक ही क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही है, A, B और D, राइट। उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर अगर A, B है, B, D और D, मैंने सिर्फ A टिक किया तो आपको पार्शियल मार्क मिलता है, तो 4 मार्क का प्रश्न है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, राइट। आपने A और B किया, 3 सही से बड़ा आपने 2 को 3 मार्क आया आप लोग, राइट। तो उस केस में आप लोगों को 2 मार्क मिलेंगे। आपने तीनों के तीनों सही करके आया, तीनों के तीनों राइट करके आया तो आपको 4 के 4 मार्क मिल जाएंगे। बट था A, D और D और आपने गलती से A और C कर दिया, दिखाई नहीं आंसर में, तो डायरेक्टली माइनस। तो जो नहीं है अगर वो गलती से भी ठीक हो गया तो माइनस में चले जाओगे, इसलिए मुझे जिसमें कॉन्फिडेंस हो मैं वही टिक मारूंगा। तो वहां पर मोर देन वन करेक्ट भी होते हैं, वहां पर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर मैट्रिक्स में भी आते हैं, वहां पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर पॉइंट में भी आते हैं, राइट। वहां पर बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस है ना। मेन में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो सिंगल चॉइस आंसर आएगा या तो फिर इंटीजर टाइप। पर मैंने फर्स्ट फेज में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन नहीं रखते, जो भी रखे हो सारे, ठीक है। और उसमें मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है एक्यूरेसी, क्लियर। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी के, हाँ आपको पता नहीं कुछ लोग में डाउट है आपको, पेज नंबर 33, यस कौन सा, क्या दिया है आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x+1 माइनस ट्वाइस ऑफ log 2 of 3 plus 2 raised to x plus 2 log 4 of 10 minus 2 raised to minus x equal to 0, ठीक है। अब आपको बोला था कि इसके जितने के रूट है उन सबका एडिशन क्या होगा, मतलब बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब सबसे पहले इसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे, मतलब कहाँ पर अपने फोकस करेंगे, जहां पर आप लोगों का लॉग के टर्म है, लॉग के टर्म में कोई भी प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल है, लॉग में जब बेस सेम हो, और अभी बेस सेम है नहीं, तो क्या करोगे, बेस को सेम बनाने की ट्राई करोगे। तो बेस को सेम बनाना होगा तो हमारे पास क्या एक ऑप्शन है, यहाँ पर जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, वही मुझे दिख रहा है अभी। तो अच्छा, उसको अगर आपने 2 का स्क्वायर लिखा तो पावर बाहर निकलेगा, और पावर जब बाहर निकलेगा तो रेसिप्रोकल होकर निकलेगा, राइट। तो ये 4 को लिखा हमने 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर गया बाहर, तो ये 2 और 2 गया कैंसिल, ये ठीक है। ओके, तब हुआ क्या कि ये लोग और इस लोग का बेस तो सेम हो गया, पर फिर भी आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ इस 2 की वजह से।
तो 2 को हटाओगे कहाँ जाएगा पावर में, और 2 कहाँ चला जाएगा पावर में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। फिर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x स्टेटमेंट log 2 ऑफ 10 माइनस 2 रेज टू माइनस x अपॉन 3 प्लस 2 रेज टू x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आया? समझ आया? कैसा आया? बीच में प्लस होता है तो डिवाइड में गया, प्लस होता तो मल्टीप्लाई होता है। ये 2 कहाँ गया पावर में, ये प्लस में था ये, तो माइनस वाला टर्म कहाँ जाता है डिवाइड में, तो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये जब एक अब ये x प्लस 1 मुझे चाहिए ही नहीं, तो x प्लस 1 को तरफ ले लूंगा तो माइनस ऑफ x माइनस 1। अब जब लोग हटाना पड़ेगा, लोग हटाओगे तो 2 का पावर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 रेज टू माइनस x अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस 6 टाइम्स 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर कर लिया ना, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और सामने क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड बाई 2 कैसे आ गया, कैसा आ गया राइट, 2 का पावर माइनस x ऐसे 2 का पावर माइनस 1 1 अपॉन 2 हो गया। ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 4 नहीं होता है, 4 थोड़ी हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो जाता है, पावर भी तो है, आप 2 इंटू 2 क्यूब को 4 क्यूब लिख दोगे, 2 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस x ऐसे रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 9 टाइम्स 2 रेज टू माइनस x, ऐसा नहीं कि 9 टू 18 हो जाता, फिर प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 2x। ये ठीक है, सबको साथ कर लेते हैं, ये सारे टर्म को तरफ ले लो, यहाँ पर 9 टाइम्स 2 रेज टू माइनस 1, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट हुआ 2 रेज टू, अच्छा सॉरी 2 रेज टू x होगा ना, 2 रेज टू 2x इंटू 2 रेज टू माइनस 1, तो बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 2x माइनस x। ये उस तरफ ले लेते हैं, उस तरफ लोगों से क्या होगा, ये 2 रेज टू x ऐसे ही है, ये माइनस 2 टाइम्स उस तरफ गया तो प्लस 2 टाइम, 9 टाइम ऑलरेडी था, प्लस 2 टाइम आया तो 11 टाइम 2 रेज टू माइनस x, फिर ये कांस्टेंट 6 है, ये कांस्टेंट 20 उस तरफ देगा, 6 माइनस 20 माइनस 40 इक्वल टू 0। लोग वगैरह हट चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है, फिर हम क्या करते थे थोड़ा सिंपल करने के लिए किसी x को t ले लेते हैं। अगर मैंने 2 रेज टू x को t लिया तो ये क्या होगा 1 बाई टी, 1 बाई टी ना, फिर क्या करोगे एलसीएम लोगे, टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 11 इक्वल टू 0, करेक्ट। यहाँ से समझ आया, यहाँ से समझ आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं किया है ना, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 11, तो ऑप्शन जब देख रहा हो तो इसको फैक्टराइज नहीं है, 2 into 2 raised to minus 6 होगा, minus 2 into 2 raised to minus 6। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 into 2 20 हुआ, नीचे वाले में तो minus 2 into 2 raised to minus 6 और 9 into तो ये माइनस 2 टाइम उस तरफ गया इसलिए प्लस 2 टाइम हुआ, तो प्लस 2 टाइम और प्लस 9 टाइम तो प्लस 11 टाइम ही हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 2 टाइम 2 रेज़ टू माइनस 6, तो वो प्लस 2 टाइम
9 टाइम ऑलरेडी था, उसमें +2 टाइम ऐड करोगे सेम टर्म को तो क्या हो जाएगा? ये 9 टाइम 2 रेज़ टू -6 है, उसमें 2 टाइम 2 रेज़ टू -6 ऐड करोगे कितना होगा? 11 टाइम ही होगा ना। उसमें मिस्टेक नहीं होगा, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं है ना। मतलब ठीक है, चलिए मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक मतलब मिल नहीं रही है तो ठीक है छोड़ देते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया सब वापस आ जाओ, अगर मिस्टेक मैंने चेक किया कुछ मिस्टेक नहीं मिल रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पूछा क्या था कि इसके जितने भी रूट है उन सबका एडिशन, राइट। इसका कि मुझे रूट तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो रूट का एडिशन चाहिए, मुझे सम ऑफ रूट चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? तो उन दोनों का एडिशन, तो इसके दो रूट T1 और T2 नाम दे देता हूँ, तो T1 + T2 किसके बराबर होगा? -b/a ये तो पढ़ होगा ना, सम ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b/a, T1 + T2 कितना हो जाएगा? 14 -b/a तो 14 ही हो जाएगा ना। यस, समझ आए? अब T1 मतलब कौन? T किसको लिया था? 2x को। T किसको लिया था? 2x को, ठीक है। अरे ये सम ऑफ रूट हो गया, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? d/, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सॉरी d है ना। अच्छा, आप लोगों को फाइंड क्या करना था? सम ऑफ रूट। अच्छा, इसके रूट, इसके जो रूट होंगे आपके दो रूट कौन से होंगे? एक नाम दे देता हूँ x1 और एक नाम दे देता हूँ x2, राइट। ये तो हमने 2x को t लिया, इसलिए आपको इक्वेशन t के टर्म में दिख रहा है। ओरिजिनल इक्वेशन तो किसके टर्म में था? x के टर्म में। तो रूट भी किसके होंगे? x के होंगे। तो बेसिकली आप लोगों को लास्ट में फाइंड तो क्या करना है? T1 + T2 नहीं करना, आपको फाइंड क्या करना है? x1 + x2 करना है। t तो हमने नाम दिया है, फाइनली फाइंड क्या करना है? x1 + x2। इसका कि x1 + x2 फाइंड करना तो T1 + T2 मेरे कोई काम का नहीं है। क्यों T1 + T2 कोई काम का नहीं है? T1 क्या होगा? 2x1, T1 क्या होगा? 2x1, T2 क्या होगा? 2x2, तो 2x1 + 2x2 14 होगा। मुझे तो चाहिए x1 + x2, ये मेरे कोई काम का नहीं है। इसके आगे कुछ और ही नहीं होगा, बीच में प्लस है ना। बाजू में T1 को क्या लिखोगे? 2x1, T2 को क्या लिखोगे? और अगर आप लोगों का बेस सेम है तो पावर का, बेस सेम है तो पावर का, तो क्या बनेगा? 2 पावर x1 + x2 = 11। मुझे चाहिए क्या? तो पावर को नीचे उतारना पड़ेगा। कौन रीड करेगा? लॉग अप्लाई करूंगा। x1 + x2, अच्छा बेस क्या रखूंगा? तो वो 1 हो जाएगा। तो सामने क्या बचेगा? तो मुझे जो सम ऑफ रूट चाहिए तो उसका आंसर आना चाहिए log 2 of 11, तो बी आंसर। देखो ना, 8 वाला क्वेश्चन एक बार, 8 वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया आपको, लेट x0, y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दो इक्वेशन और इसके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, x0 एंड y0। ये ऐसे नंबर है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है
इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो आपको लास्ट में एक जीरो पता करना है, मतलब बेसिकली इन दोनों को सोल्व करके उसका सॉल्यूशन पता करना है। तो सोल्व जिस तरह से स्टेटमेंट दिया इससे तो नहीं सोल्व कर पाऊंगा, तो क्या करें, पावर को नीचे उतार ले, है ना, कैसे उतारना, लोग अप्लाई करके, जब अच्छा एलएन रखा है तो लोग का बेस क्या रखा है, ई, एलएन मतलब कौन सा लोग, नेचुरल लोग है, तो उसका इनिशियल लेटर क्या होता है, एन, इनिशियल लेटर क्या होता है, एन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एलएन ऑफ एक्स, राइट। तो बेस जब अब मैं लोग अप्लाई करूंगा तो बेस क्या रखूं, ई, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं, ई रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ln2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो बताना, जैसे ना समझ में आए तो कुछ लिख नहीं रहा हूँ, समझ आया, लोग अप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई का एडिशन होगा, ठीक है। ये आपके पास एक रिलेशन आया, फिर देखते हैं इसका क्या करना है, फिर यहाँ पर भी क्या कर ले, लोग अप्लाई कर ले, लोग अप्लाई करोगे तो ln x इंटू ln3 इक्वल टू lny इंटू ln2, आपको ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, x0 बोले x0, एक वाला सोल्यूशन फाइंड करना, तो मतलब क्या नहीं चाहिए मुझे, इसमें से y हटा लेते हैं, इसमें से y हटा लेते हैं, तो y हटा लेते हैं, तो इसमें से इसमें y पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें से इसमें पुट कर लेते हैं, तो lny कितना, ln ln3 डिवाइड बाई ln, ये पूरी ln की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ln2 इंटू ln2 प्लस ln x इज इक्वल टू ln3 इंटू ln3 प्लस ln कितना आ गया, ln x इंटू ln3 डिवाइड बाई ln, ये ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, ln3 को कॉमन ले लेता हूँ, ln3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ln3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये ln को एलसीएम भी ले लेते हैं, ln3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 बचा होगा, 1 बचा होगा, तो ln2 कॉमन लेता हूँ, तो ln2 प्लस ln x अपॉन को ln2 को सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ln2 का होल स्क्वायर इंटू हो जाए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम, कट तो नहीं जाएंगे, कट नहीं कर सकता मैंने आपको पहले भी बताया था कि f स्क्वायर इक्वल टू x होता तो x और x कटता नहीं है, क्यों नहीं करता, हाँ, क्योंकि x कटने का मतलब क्या हुआ, x कहाँ जाता है, डिवाइड में, x कहाँ जाता है, डिवाइड में, डिवाइड में तो तभी जाएगा ना जब जीरो नहीं होगा, हमें क्या पता है वो जीरो है या नहीं, इसीलिए आप कट नहीं कर सकते, आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, और जब शिफ्ट करोगे तो ये कॉमन निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ln2 प्लस ln x इंटू ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो ठीक है भाई, ये इस तरफ आया, ये कॉमन निकला, तो क्या बचा होगा, ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर तो बचा होगा, तो दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा ही नहीं, इसको जीरो होने के लिए ln2 को किसके बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है, ln2 इक्वल ln3, ये जीरो कंफर्म ही नहीं होगा, तो जीरो कौन होगा, ln2 प्लस ln x इक्वल टू 0, तो ln x इक्वल टू माइनस ln2, ln x किसके बराबर हो जाएगा, ln माइनस, मतलब या तो फिर आप वो ln वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते, दोनों तरफ से कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे, ln 2x इज इक्वल टू 0, फिर बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और ln 0 कब होगा, ये कर लेते हैं, ln 0 कब होगा, 1 पे, ln 1 0 होता है ना, तो 2x को क्या होना पड़ेगा, तो x को क्या होना पड़ेगा, x को उन्होंने x0 नाम दिया है, तो सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, x0 की वैल्यू 1/2 बची आंसर, इसमें नॉर्मल दो इक्वेशन को जैसे सोल्व करते थे तो सोल्व कर लिया।
इसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, जिसमें मैं मना ये भी बोल देता हूँ कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस मत करना, जो आप लोगों से नहीं होगा तो कंसेप्ट आप लोग नहीं पढ़े हो, इसलिए पहले तो 12 के 12 हो जाएंगे, मतलब लोग ही ये तो हो जाएंगे। 13 मत करना, 13 आप लोगों से नहीं होगा, बिकॉज वो एम ग्रेटर देन जीएम का कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता ही नहीं है। फिर आप लोग 17 भी छोड़ देना। फिर एक 16 भी छोड़ देना, उसमें भी आप लोग को दिक्कत आएगी, और समझ नहीं पाओगे अभी आप लोग। तो 13, 16 और 17 ये 3 मत करना, जिसमें लोग से ज्यादा और कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है, बाकी सारे तो लोग वाले क्वेश्चन में हो गए क्या तो वही वाला सब क्या करो और नहीं आगे टेंथ वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को, ये आपका एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना, इसमें देखोगे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, राइट। आपको इसको सोल्व करना, आप लोग मुझे बताओ कैसे करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट को क्वेश्चन पेपर में आता है, आप भी उसी दिन पहले बार देखोगे जो भी क्वेश्चन आने वाला है ना, पहले कभी नहीं देखा होगा आपने, अभी पहले आया आपके सामने, तो आपके ध्यान में, आपके माइंड में क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन सा बेस, 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 1/2 क्या आएगा, 1/2 क्या आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या आता है, क्या होगा उससे, फिर वो log 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, ये कौन सा 1 हो जाएगा, log 1/2 और 1/2, लोग 1/2 को 1 लिखते हैं ऐसा, ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, देखा जाए तो
सही है। ये जो था जिनको समझ में नहीं आया, यहाँ पे 1/, ये जो है ये log स्क्रीन वाले log का तो एक नंबर ही है। ये जो log 1/4 ऑफ लिखा है वो log का क्या है, नंबर है। उसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको 1/2 का स्क्वायर लिखा, वो पावर बाहर से गया, रेसिप्रोकल में गया, तब इस log के दो इस वाले बाहर वाले log के लिए दोनों ही नंबर है, ये भी और ये भी। और log में मल्टीप्लाई का क्या होता है, एडिशन। तो इसको क्या लिखोगे आप, डायरेक्टली log 1/2 को 1 भी लिख सकते हैं, हमने उसको 1 लिख दिया डायरेक्टली, तो वेरी गुड। मतलब आपको ऐसा लगता है कि log 3 of 3 into 4 है, अगर ये log 3 of 3 1 into 4 4, ऐसा नहीं होता ना। इसको कैसे लिखोगे आप, log 3 of 3 प्लस log 3 of 4, फिर 1 लिख सकता हो बट फिर बीच में प्लस भी होगा, हो जाए ना। तो फिर इसको क्या लिखेंगे अपने, log 1/2 of 1/2 प्लस log 1/2 of x square plus 7 raised to power -1। ठीक है, चलिए ये स्टेप बराबर है, ये स्टेप करना चाहिए था हमने, वो स्टेप किया हमने। तो log 1/2 of 1/2 को तो क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। फिर इस तरफ का कुछ करें, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, 3 कहाँ जाएगा, बाहर। तो फिर मैं डायरेक्टली एक स्टेप लिख रहा हूँ, नीचे में तो बताइएगा, log 3/4 of 3 प्लस 1/3 log 3/4 of 1/3 and log 3/4 of log 2 of x square plus 7। ऐसा होगा ना। पर इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, जो मुझे लगता है कि आने वाली है, वो है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म जो है ना, उसमें जो log का बेस है 3/4, वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एक काम करते हैं, और ये जो 1/2 है, इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 वो कहाँ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में, ये 2 यहाँ पर आएगा। अगर वो -1 अगर यहाँ पर आया तो माइनस फिर कहाँ जाएगा, पावर में, पावर में ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, log 1/2 of log 2 of x square plus 7, इससे ठीक है। अच्छा, इस 1/2 को भी 2 raised to power -1, वो भी बाहर जाएगा तो रेसिप्रोकल होने जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, ये log 1/2 of 1/2 कितना हो जाता है, 1, वो 1 को दूसरी तरफ भेज देता हूँ, -2 -1 तो -3 हो जाएगा। तो वो सब तो सॉल्व हो गया, मेन दिक्कत यहाँ पर है। एक बार एक क्वेश्चन छोड़ दो ना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मैं कंफर्म हूँ कि इसके बेस में कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3/4 नहीं होगा, ये कुछ 3 raised to power कुछ होगा। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ क्या होगा, एक मुझे नहीं पता, बट 3/4 तो नहीं होगा, क्योंकि 3/4 होगा इससे आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, हो गया कुछ बनेगा। मैं इसको आप कॉल कर सकते हो,
है ना। बेस में अगर डिवीजन में तो कुछ नहीं कर सकते ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास, इसके बाद अटक ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बेस है ना 3/4 नहीं होके और कुछ होगा शायद यहाँ पर टाइपिंग में कुछ प्रिंटिंग में से मिक्सर सेव कर दिया होगा। सेकंड वाला पार्ट सही होगा क्योंकि इसमें हम लोग पूरा कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा। चलिए मैं एक बार चेक करके आप लोगों को इसको बता देता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट होते तो एक बार उसको बाई दे देना और फिर अंदर एक और बाई दे देना, वो वो जो जहाँ से आपका रिपीटेशन चालू होता है ना वो बाई लेना है। रिपीट कहाँ से चालू होता है? रूट के बाद, रूट 4 के बाद वो पूरा बाई है, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई में 1/3 रूट होता है। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2 इंटू y। नहीं, ये 1/3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, वो दिख रहा है ना 1/3 रूट 2 के साथ ही बने। जहां से रिपीट होता है वहां से देखने का। एक तरफ क्लास के बाद आगे करवाना क्लास, मतलब 40 वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है आपका, आगे भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया था, वैसा ही काफी कोई नहीं, क्लास के बाद आ जाए ना। ओके, यहाँ पर ध्यान दो वापस सब लोग। लोग में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखा है, राइट। अगर परसों के टेस्ट की तरफ देखोगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक आने वाला है? लॉग आने वाला है, इनइक्वालिटी आने वाला है। इनइक्वालिटी में बहुत सारी प्रैक्टिस की, बट अभी भी पूरे क्लास में किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक भी है, पूरा का पूरा क्लास को मोड आज भी सोल्व करता नहीं। या तो मोड का ब्रेक गलत है, काफी सारे बच्चों को x+3 का मोड दिया तो 3 पे ब्रेक करते हैं कि x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 2। बेवकूफ हो गया है, कितनी बार आपको बोलना पड़ेगा कि मोड वहां पर ब्रेक होता है जहां पर मोड के अंदर दिया गया टर्म 0 बनता है। तो 0 किसको बनाना है? x+3 को 0 बनाना है। x+3 0 का तो ब्रेक कहाँ होगा? -3 का। तो केसेस -3 के लिए बनेंगे ना, फिर केसेस -3 के लिए बनाते हैं, फिर लास्ट में वापस इसके साथ इंटरसेक्शन नहीं करते। इंटरसेक्शन करते हैं तो कोई ऐसे महान लोग भी है, -5 से -2 आता है तो -3 यहाँ लेके करते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स है तुम्हारी, तो मतलब उससे कोई रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता कि ऐसे मिस्टेक कौन करता है। फिर नीचे x+2 होता है तो थोड़ी देर बाद गायब कर देते, पता नहीं कहीं गायब भी हो जाता है, होता ही नहीं, पिक्चर भी नहीं आता। तो मोड का पूरा क्लास को नहीं आता, तो उसमें जो आपका 4th DPP है उसका वापस घिस डालो, वापस करो उसको, है ना। एक सम वापस करो, क्योंकि आज भी आप लोगों के मोड के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं डुप्लीकेट देने के बाद, ठीक है। बाकी फिर भी ठीक है, मतलब जैसे वो वाला उसमें भी मिस्टेक नहीं कि मिस्टेक नहीं, आज भी जब x+1 का मतलब कोई ऐसे हैं तो ध्यान नहीं आ रहा, कोई कैसा है पेपर देखना पड़ेगा जिसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम, कोई तरह में देखूंगा कल तो मुझे पता चलेगा। उनको फैक्टराइज आज करना नहीं आता, उनको 10th में जाके, कल मैं सबको बोलूंगा सबको किस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, 10th स्टैंडर्ड पे जाके। कोई ऐसे हैं जिनको आज भी फैक्टराइज करना नहीं आता है, तो उनको पहले फैक्टराइज करना सीखना, ठीक है। फिर जब स्क्वायर आता है तो क्या हम इसको नंबर लाइन पे लेते हैं? पर आज भी लेते हैं कोई लोग,
ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी मिस्टेक्स है। मोड तो सबको ही प्रैक्टिस करना है, इसमें कोई ने सही नहीं किया है, किसी ने फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम किया है तो नंबर लाइन का गलत नंबर ले लिया। तो इनइक्वालिटी में सिर्फ मोड पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो इनइक्वालिटी है आप लोगों का। फिर इनइक्वालिटी का वो वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका बना, एक आध को छोड़ दो, वर्ड वाला प्रॉब्लम क्लास में बताया गया क्वेश्चन गलत हो रहा है। 1125 लीटर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर 45% एसिड है। इसको मुझे सॉल्यूशन को मुझे डाइल्यूट करना है। अगर सॉल्यूशन को अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो उसमें मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? उसके कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा। तो हम उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाना है। प्योर वाटर के अंदर सॉरी एसिड कितना होता है? 0%। मैंने 0% वाले एक सॉल्यूशन को यहाँ पर मिक्स किया। तो अगर यहाँ पर जब मैं मिक्स कर रहा हूँ, सपोज 1 लीटर मिक्स कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। उसको डिक्रीज करके आपको 25% से लेके 30% के बीच में ले जाना है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसके बीच में अगर आपको एसिड कॉन्सेंट्रेशन को ले जाना है तो आपको कितना पानी मिलाना पड़ेगा? क्वेश्चन ये था, कितना पानी आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। तो अब इनिशियली कितना था कॉन्सेंट्रेशन? किसका 45%? 1125 का। उसमें आपने क्या मिक्स किया? क्या मिक्स किया? आपने एक मिक्स नहीं किया है, आपने एसिड मिक्स किया है। अगर पानी मिक्स करता तो यहाँ पानी, यहाँ एसिड और उसके साथ पानी, ऐसा नहीं होता है। एसिड के साथ एसिड ही मिक्स हो सकता है। तो पानी के अंदर कितना एसिड था? तो 0% ऑफ एक्स मिक्स किया। क्या मिक्स किया आपने? 0% ऑफ एक्स मिक्स किया। आपने एक्स मिक्स नहीं किया। एक तो सॉल्यूशन है, आप जो इनइक्वालिटी बना रहे हो किसका बना रहे हो? एसिड कॉन्सेंट्रेशन का बना रहे हो। तो पूरा एसिड कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। क्वेश्चन क्लास में हुआ भी है, फिर भी गलत हुआ है सबका। 0% ऑफ एक्स होगा। अब आपका यहाँ पर मिक्सचर टोटल मिलकर कितना हो गया? 1125 प्लस एक्स हो गया। तो 25% मुझे चाहिए किसका? 1125 प्लस एक्स का, से लेके कहां तक? 30%, मतलब 30/100 ऑफ इसको सोल्व करना। तो आप मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर एक्स लिया है, जो एक्स नहीं आएगा क्योंकि आप ऐसे ही दिलेगा। ठीक है, फिर इसको सोल्व करोगे तो फाइनली फिर सॉल्यूशन में मैंने मना किया था कि बेवकूफों जैसे काम मत करना कि इसको मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको, जब आपको पता है कि ये सब तो हटने वाले, तो 0 ही है तो हटा दो। आप जब इसको सोल्व करोगे तो 25 टाइम 1125 को उस तरफ ले जाओगे तो 45 टाइम 1125 में से 25 टाइम 1125 सब्ट्रैक्ट ही तो होने वाला है। तो फिर मैं 45 to 1125 क्यों करूं? मेरे को टाइम हम बोलते हैं टाइम कम पड़ता है। टाइम इसलिए कम पड़ता है क्योंकि हम बेवकूफ जगह पर टाइम वेस्ट करते हैं जहां जरूरत नहीं होती। आप तो क्या कर लोगे? मैं 45 टाइम 1125 में से 25 टाइम 1125 गया तो कितनी बार बचेगा? 20 टाइम 1125 बचेगा। और यहाँ पर 25x हो जाएगा तो 25 डिवाइड में चला जाएगा। 5 4 जा 5 5 जा, इसको डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो कितना देगा ये? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 225 तो 900। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे सेम उस तरफ भी जहां पर टाइम बचा सकते हो वहां पर टाइम बचाओ। ठीक है, जहां जरूरत, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, पर करना क्यों? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे वर्ड प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिस कर लो। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे 4-5 क्वेश्चन दिए, बस उसी को वापस कर लो। ठीक है, फिर आता है ट्रिगो। ट्रिगो भी है ना? तो ट्रिगो में अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ो? बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का पढ़ना हो चुका है, जो मैंने पढ़ाया अभी तक में। तो आपको 2 या 3 चीजें ट्रिगो के अंदर आएगी, और फिर एक पार्ट में अभी पढ़ाऊंगा। बाकी भी एक पार्ट यूनिट सर्कल वाला था। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ? यूनिट सर्कल से डिराइव हुआ। तो यूनिट सर्कल के सारे ही एंगल फाइंड करना आता है हमें, राइट? फिर वो 90 का मल्टीपल हो तो भी ठीक है, और 90 का मल्टीपल ना हो तो भी ठीक है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव एंगल आएगा तो भी ठीक है, नेगेटिव एंगल आएगा तो भी ठीक है। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव का क्लॉकवाइज। अगर आप लोगों को दिया जाए
कि साइन ऑफ -15 का मुझे वैल्यू फाइंड करके दो, तो क्या करते थे अपने? पहले पाई पे फोकस करेंगे, पहले वो माइनस को कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसे हैं जिसमें माइनस से फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, कॉस एंड सेक, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए उसको माइनस से फर्क, तो इसका माइनस कहाँ कर देगा? बाहर, बराबर है। फिर पाई को क्या लिखते थे? 180 डिग्री। पाई को अगर हमने 180 लिखा तो 15 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, तो ये 30 हो जाएगा, तो माइनस साइन 450 डिग्री हो जाएगा, है ना। और 450 डिग्री कहाँ पर? ये तो खुद ही 90 का मल्टीपल हो रहा है, तो क्या ब्रेक करने की जरूरत है? 90 का हर मल्टीपल कहाँ होता है? ए पे, बी पे, सी पे, या तो कैसे पता करोगे? 4 का मल्टीपल, राइट, 4 के मल्टीपल। 19 टू 5 के आसपास का नंबर जो 4 के टेबल में आता है 4, तो अगर 4 यहाँ तो 5 का होगा। बी पे किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं? साइन क्या होता है? y, तो 1 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर ही। एक तो वैसे एंगल आ सकते हैं जो 90 के मल्टीपल में ही हो खुद ही, और 90 के अगर मल्टीपल में होगा तो कहाँ पर आएगा? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे। फिर ऐसे तो इसका लेके आपको पूरा नहीं याद है, रिवाइज कर लेना। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ऐसे थे जिसमें माइनस बाहर जाता है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे थे जिसमें माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्लास में हो चुका, आप नोट निकालोगे ना तो आ जाएगा। वो आपको अपने आपको ऐसा पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? अरे वो ठीक है, आपने पहले पढ़े हैं अपने, सबसे आपको पता ही नहीं चलता कि माइनस किसमें बाहर निकालना है। माइनस आपका डाउट क्या है कि माइनस कैसे बाहर निकला है? अच्छा, तो ऐसे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कोस और साइन सेक कोस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, उसका माइनस हट जाता है, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। अरे यार किसी वही तो बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं है, फिर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो अब उसपे मैं नहीं जा रहा हूँ जिसमें पॉजिटिव एंगल क्या है? जिसमें ऐसा एंगल आ जाए जो 90 का मल्टीपल में हो तो कैसे करना, वो बात हो गई। जिसमें 90 का मल्टीपल नहीं हो तो दो पार्ट में ब्रेक करते थे, है ना। पहला पार्ट 90 का मल्टीपल होने से दूसरा पार्ट एक्यूट एंगल होना चाहिए। पहला पार्ट अगर 90 का और मल्टीपल हुआ तो चेंज करना है। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमारे पास? साइन कॉस, टेन कॉस और सेक कॉस, एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, राइट। इसमें चेंज नहीं होता है 90 का जब इवन मल्टीपल होता है। जैसे साइन 300 डिग्री था तो हम क्या करते थे इसको 90 into 3 + 30। 90 का और हुआ तो साइन का कॉस कर लेते थे, 90 into 3 की पोजीशन ढूंढ लेते थे। 90 into 3 का होगा यहाँ पर, उसने कुछ ऐड किया, पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और फिर -430 की वैल्यू अपने को आती है। एक ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। दो टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन, या तो एंगल 90 का मल्टीपल हो या तो 90 का मल्टीपल नहीं, ठीक है। ये पार्ट हमने चेक कर लिया था। फिर हमने रेंज फाइंड किया था, ये याद है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का रेंज। साइन एक्स और कॉस एक्स कहां से डिराइव हुआ? यूनिट सर्कल से। साइन एक्स और कॉस एक्स अगर यूनिट सर्कल से डिराइव हुआ है तो साइन और कॉस का रेंज ये नहीं पड़ेगा।
रेंज होता क्या है? आउटपुट आउटपुट मतलब योर आंसर, राइट। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1, ये हो चुका है ना। भाई साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकता है। तो साइन एक्स का रेंज क्या होगा? -1 से प्लस। वैसे ही cos एक्स का रेंज सेम -1 से 1। फिर tan एक्स का रेंज, tan एक्स क्या होता है? sin x बाई cos x। अगर tan x अगर sin x बाई cos x था तो cos x की वैल्यू 0 भी आती है। यहाँ पर cos 0 है ना, cos 0 का तो tan क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। tan cos अगर 0 का तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो tan का तो रेंज क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ये लिखा ही नहीं, लिखा होगा। देखो आप लोगों ने सबसे लास्ट में ट्रिगो का क्या पढ़ा? सबसे लास्ट में जो भी ट्रिगो का हुआ माइनस वाला तो होगा ही। उसके बाद आपको ये निकला, उसके बाद आएगी कॉलेज जाए। ठीक है, कोई यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं हो मतलब बताया नहीं होगा पर बताइए आप लोगों को। यहाँ पर ध्यान दो क्योंकि कल के पेपर में मतलब परसों के पेपर में ये सब आ सकता है। तो ये यूनिट सर्कल, साइन एंड कॉस आर डिराइव्ड फ्रॉम एन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल होने की वजह से कॉस का आंसर -1 से छोटा या 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, राइट। आप कितना भी बड़ा एंगल पुट कर लो, कितना भी छोटा एंगल पुट कर लो, कॉस का रेंज हमेशा किसके बीच में होगा? -1 से 1। साइन का रेंज हमेशा किसके बीच में होगा? -1 से 1, राइट। आपको कोई पूछे कि साइन का आंसर क्या कभी भी 2 हो सकता है? आप क्या बोलोगे? नहीं हो सकता। क्या कभी भी cos का आंसर -1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। -1 से छोटा नहीं होगा। उसका आंसर हमेशा किसके बीच में होगा? -1 से लेके 1 के बीच में। आपको जो करना है कभी, आपको इसके अंदर 10 लाख डिग्री डालना हो कि आपको इसके अंदर -50,000 डिग्री डालना हो, कुछ भी डालोगे उसका आंसर किसके बीच में आएगा? हमेशा -1 से 1 के बीच। तो कोई पूछे ऐसा क्यों, तो रीजन क्या दोगे? बिकॉज कहाँ से डिराइव हुआ है? यूनिट सर्कल, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। बट टेन यूनिट सर्कल से नहीं बना है। टेन तो किसकी हेल्प से? साइन और कॉस की। तो क्या cos 0 होता है कभी? यस, ये था ना cos यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा? cos 0 1। इस डिग्री पे tan x का आंसर क्या हो जाएगा? 1/0 एंड 1/0 इज व्हाट? इनफाइनाइट। यहाँ पर tan क्या होगा? -1/0। तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। इसलिए tan का आंसर कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। अब आते हैं cot x पे। cot x इज cos x बाई sin x। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या साइन 0 होता है? यस। तो 1/0 की वैल्यू, अगर ये 0 डिग्री की बात करें, मतलब ए पॉइंट की बात करें, तो ए पॉइंट पर cos कितना है? 1। साइन कितना है? तो 1/0 कितना? यहाँ पर -1/0 कितना? तो cot x का भी रेंज क्या होगा? -इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। कौन से बचे अब हमारे पास? सेकेंड और कोसेक। सेकेंड क्या होता है? 1/cos x। अच्छा, अभी मुझे कोसेक की रेंज मिल चुकी है ना। कोसेक की रेंज क्या है? अब देखना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोसेक किससे बड़ा होगा? -1 से। पर कोसेक किससे छोटा होगा? 1 से। क्या कोसेक 1 से बड़ा होता है कभी? नहीं होता है। आपको यहाँ पर किसकी रेंज चाहिए? सेक की। सेक मतलब कौन? 1/cos। तो मेरे पास cos की रेंज है, मुझे चाहिए उसका रेसिप्रोकल की रेंज। जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के हिसाब से मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है। 1 का रेसिप्रोकल, ये तो सबको याद होगा ना। 2 5 से छोटा है तो 1/2 1/5 से बड़ा ही तो होगा।
तो जब आप लोग रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगी, सही है। व्हाट इज 1 बाय कोसेक? 1 बाय कोसेक। देखिए किससे बड़ा आया? 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इस तरफ आ जाओ, रेसिप्रोकल करता हूँ। -1 का रेसिप्रोकल -1, ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज 1 बाय कोसेक। देखिए अब इसको रीड करो, सेकेंड इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर सेकेंड इज हम लिखे सेकेंड का आंसर 1 या 1 से बड़ा होगा। कहाँ तक? या तो फिर सामने यहाँ पर बात करो तो -1 या -1 से छोटा होगा, सही है। और सिंपल सा है, कोसेक की रेंज क्या थी? व्हाट इज रेंज ऑफ कोसेक? -1 से 1, ये कोसेक से। जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें पता है ना इनइक्वालिटी की साइन चेंज होने का मतलब क्या होगा कि जो पहला आंसर आ रहा था वो आंसर नहीं आएगा, उसको छोड़ के जो बाकी बचा वो आंसर आएगा। तो पहले ही आंसर आ रहा था, जैसे रेसिप्रोकल किया तभी आंसर नहीं आएगा, तो क्या आंसर आएगा? जो बचा हो ये या तो ये। इसलिए सेकेंड का आंसर हमेशा कोई पूछे सेकेंड का आंसर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? -इनफाइनाइट से लेके -1 तक, और या यूनियन 1 से लेके। तो सेकेंड का आंसर किसके बीच में कभी भी नहीं हो सकता? और कोई पूछे ऐसा क्यों, तो क्या रीजन होगी? क्योंकि वो कॉस का रेसिप्रोकल करता तो इनइक्वालिटी साइन। तो फिर कोसेक एक्स का भी बोल सकता हूँ मैं, तो कोसेक एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो इसका क्या होगा? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन ऑफ 1 से। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, उनका आंसर क्या क्या आ सकता है ये हमें पता होना चाहिए। क्या है समझ में सबको? ऐसा क्वेश्चन इसके बेस पर आपको कैसा क्वेश्चन दे सकते हैं? आपको बोल सकते हैं फाइंड रेंज ऑफ 7 - 2 sin x। इसका रेंज फाइंड करने को पूछ लेंगे 7 - 2 sin x, बोलेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। इस पूरे में आपको किसी का भी रेंज पता है? इसका sin x का क्या होता है? sin x का रेंज, पर मुझे sin x का रेंज नहीं चाहिए, मुझे तो इस पूरे का रेंज चाहिए। तो sin x -1 से 1 के बीच में आप उस sin x को किससे मल्टीप्लाई कर लो? -2 से। तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तीनों साइड तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, होगी ना। तो आपने क्या ऐड किया? तो 7 ऐड करूंगा तो तीनों जगह ऐड करूंगा, तो 7 - 2 5, 7 + 2 9। इस पूरे का आंसर किसके बीच में आ गया? 9 से 5 या 5 से 9? इसका रेंज पूछा था, रेंज आ गया। समझ आया? तो अगर मुझे बेसिक रेंज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का, तो उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस कर दे तो बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टेबल बना लो, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का रेंज क्या होता है। और इसके बेस पर अब कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी हेल्प से तो आराम से निकाल सकते।
और एक और प्रोजेक्ट में ऐसा निकालेंगे तो इंफिनिटी तो जाता है ये लिख लिया, आपको बताता हूँ, ये लिख लिया टेबल सबने, है ना। सबका इंडिविजुअल रेंज सब याद रखेंगे, साइन एक्स और कोसेक का रेंज -1 to 1। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो क्या रीजन देंगे अपने, क्योंकि यूनिट सर्कल से बना है, ठीक है। टेन कोस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। सेकेंड का रेंज किसके बीच में नहीं आ सकता, -1 से 1 के बीच, बाकी सब कुछ हो सकता है। सेम फॉर द कोसेक। अगर आप लोगों को दे कि फाइंड, अब यहाँ पर देखना, इसमें सबसे आपके कोई भी क्वेश्चन ट्रेनिंग हो सकते हैं। आपको बोला जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ 5 + 4 10 है, आपको इसका रेंज फाइंड करना है। 5 + 4 10 है, मुझे किसका पता है, 10x का पता है। क्या होता है 10x का रेंज, माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या यहाँ पर इक्वल टू किस साइन डाल सकता हूँ, 10x इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता, किससे मल्टीप्लाई करना, तो इनफाइनाइट को क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसमें क्या ऐड करना है, तो माइनस इनफाइनाइट को क्या फर्क पड़ेगा, 5 ऐड कर दो, फर्क पड़ेगा। प्लस इनफाइनाइट को फर्क पड़ेगा, तो इसमें की वापस इसका रेंज जो ऑलरेडी माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट उसके साथ आप कुछ भी करो क्या फर्क पड़ेगा, वापस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रहने वाला। इसलिए टेन कोस को आप कुछ भी करो उसको कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, राइट। पर उसके सामने अगर आपको ऐसे दिया है कि फाइंड द रेंज ऑफ 4 - 7 सेकेंड, ध्यान देना किसका रेंज फाइंड करना है, 4 - 7 सेकेंड का। आपको सेकेंड का रेंज पता है, क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -1 से लेके कहां तक, या तो फिर 1 से बड़ा कहां तक, आपको दोनों कंसीडर करना है। उस सेकेंड का किससे मल्टीप्लाई करो, 7 से या माइनस से, वो भी तो फर्क पड़ेगा। तो माइनस से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन -1 का +7, और यहाँ पर प्लस तो हो जाएगा, ठीक है। इंफिनिटी को मैग्नीट्यूड वाइज फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस। और इस तरफ की बात करेंगे तो -7 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, प्लस इनफाइनाइट का और +1 का, उसमें क्या ऐड करना है, तो 4 अगर यहाँ ऐड करोगे तो इनफाइनाइट + 4 तो इनफाइनाइट, 7 + 1 और 4 11, -7 + 4 -3, और माइनस इनफाइनाइट + 4। अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखो, पहले तो रीड करो इसको, क्या रीड करेंगे, 4 - 7 सेकेंड, तो मैं ऐसे बोलूंगा 11 से लेके कहां तक जा रहा है। दूसरा इसको क्या रीड करोगे, ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके आइकॉन में आपका बेस आपको पता है, फिर कोई टेंशन ही कहाँ है आपको। आपको अगर ये टेबल पता है तो फिर कुछ भी दे दे मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान वो वाली बात की, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन वो नहीं होगी।
ठीक है। अब अगर आप लोगों को ऐसा पूछा है तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? व्हाट इज रेंज ऑफ 12 + 4 sin square? 12 + 4 sin square। मुझे आप लोग बताओ, मैं लिखता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या होगा sin square का रेंज? क्या होता है? अभी मतलब साइन का स्क्वायर हमें दवा नहीं देता है। बेवकूफ जैसे बातें करते हैं तुम लोग। साइन एक्स अगर -1 से 1 हुआ तो उसका स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 1 और 1 का स्क्वायर 1 तो 1 to 1। थोड़ा तो भगवान ने दिया है ना, अपने यूज करो। वैसे यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाते हैं बड़ी वैसे होगी अभी। अच्छा मुझे ये बताओ, स्क्वायर का काम क्या होता है? नेगेटिव का पॉजिटिव का, जो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। अगर मेरा, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है जो आनी चाहिए, तुम लोग साइंस लेके बैठे हो। ये -1 ये +1, उसके बीच में 0 है। अरे ऐसा नहीं, साइंस लेके बैठे तो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट करेंगे ना। थोड़े बच्चे साइंस वाले बच्चे की इतना तो आता ही है यार, इतना तो दिमाग चलता ही है कि आप -1 और 1 के बीच में हो, और आप लोग जब स्क्वायर करोगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों इसको फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है। फर्क फिर किसको पड़ेगा? नेगेटिव वाले पार्ट पर। जैसे इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 से 0 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगी, क्या होगा? 0 से 1 होगा। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। ये पार्ट बस यहाँ से उड़ने पर यहाँ चला जाएगा। तो ये की साइन का रेंज क्या होगा? 0 to 1। ऐसा थोड़ी होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। आपको ये तो पता है कि पॉजिटिव को फर्क ही नहीं पड़ना है। फर्क फिर किसको पड़ेगा? नेगेटिव वैल्यू को। तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करना है आपको। तो क्या होगा रेंज? अब मुझे बताओ, अगर ये समझ में आए तो। x अगर आपका -3 से लेके 5 के बीच में है तो x स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 0 से 9 क्या होगा? 0 से 25। नहीं 9 इसलिए होगा, -3 का स्क्वायर 9 भी होगा, पर रेलवे के अंदर ही आ गया होगा ना। जो 0 से 5 होगा उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 25 हो जाएगा, और -3 to 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 to 25 के बीच में आ जाएगा ना, राइट। अब वही x अगर ऐसा होता -7 से लेके 4 के बीच में, then what about x square, range of x square? 0 से किसका स्क्वायर बड़ा है? -7 का। तो ऑब्वियसली वो कहाँ तक चला जाएगा? 49। x अगर -5 से -3 के बीच में, इसका स्क्वायर सोच के बता। सोच के बताना। अगर ऐसा बोला है तो कुछ होगा, तभी बोला होगा। 0 से 9 भी नहीं होगा, 0 से 25 भी नहीं होगा। सोचो क्या होगा? क्या होगा? 9 से 25 होगा, या 0 से 5। 0 होना भी तो चाहिए बीच में चालू करने के लिए। आपको एक पैटर्न दिखाएगा कि भाई आपका ऐसा चलता है, तो हर एक में आपके हिसाब से ऐसा ही चलता है। जब -5 to -3 था, अब आपने इसका स्क्वायर किया तो 0 से कैसे चालू हो जाएगा? बस ये नेगेटिव वैल्यू का क्या होगा? पॉजिटिव। तो -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 25 हो जाएगा ना। 0 से चालू होने के लिए बीच में 0 होना भी तो चाहिए, है ही नहीं। तो x स्क्वायर क्या होगा? 9 से
25। तो क्या ध्यान में रखोगे, अगर आप लोग किसी का स्क्वायर करते हो तो 0 से चालू होगा, बट कब 0 से चालू होगा, अगर उस रेंज के बीच में 0 हो तो हमेशा 0 से चालू होगा। कहां तक जाएगा, जिसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ा, ठीक है। और अगर 0 नहीं है बीच में तो फिर ऑब्वियसली 0 से चालू नहीं होगा। जैसे अगर आपको अगर x ऐसे दे देते कि 2 से लेके 7 तक, तो इसका x स्क्वायर क्या रेंज क्या बोलते हैं आप, 49, क्योंकि इसके बीच में 0 है ही नहीं। और एग्जैक्टली सेम चीज में मोड के लिए भी बोल सकता हूं। x अगर -3 से 5 के बीच में तो मॉड्यूलस ऑफ x का रेंज क्या होगा, x अगर -3 से 5 है तो mod x का रेंज क्या होगा, 0 से 5। भाई उसका स्क्वायर नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बट जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा। तो अगर -3 से 5 है और कोई पूछे mod x का रेंज क्या होगा, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, 0 to 5। x अगर -7 से 4 के बीच में होगा तो mod x का रेंज क्या होगा, 0 से, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो 0 से कहां तक जाएगा, 7, 0 से 7। x अगर -5 से -3 के बीच में होगा तो इसका मोड क्या होगा, 3 से, फिर ये 0 से चालू नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं 0 बीच। फिर x अगर 2 से 7 के बीच में होगा तो mod x का रेंज क्या होगा, ऑलरेडी पॉजिटिव ये तो ही रहेगा। आया समझ में। तो फिर अगर इन सबका अगर स्क्वायर कर लो या मॉड कर लो तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, ये पूरा टेबल ही बना लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हो या मॉड साइन एक्स हो, दोनों में रेंज क्या होगा, जो -1 से 1 हुआ करता तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करने पर और मॉड करने पर कोई भी फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का मॉड भी 1, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। cos स्क्वायर एक्स और मॉड cos एक्स का रेंज क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स और मॉड tan एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। वेरी गुड। cos स्क्वायर एक्स और मॉड cot एक्स 0 से इंफिनिटी। तो समझ आ रहा है सबको। sec स्क्वायर एक्स का रेंज और मॉड sec एक्स का रेंज क्या होगा, 1 से, तो 0 से चालू नहीं होगा क्योंकि बीच में 0 है ही नहीं, तो 1 से लेके। और cosec स्क्वायर एक्स और मॉड cosec एक्स का रेंज 1 से। ये समझ आया। और अब जब ये चल ही रहा है तब ये भी बताइए, रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का रेंज क्या होगा, 0 से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं आपको। साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है, पर क्या रूट साइन एक्स आपसे -1 से 0 लेगा, नहीं लेगा, नेगेटिव वैल्यू अंदर ले नहीं देगा आपको। रूट cos एक्स का भी रूट tan एक्स का 0 से, रूट cot एक्स का 0 से इनफाइनाइट, रूट sec एक्स का 1 से इनफाइनाइट और रूट cosec एक्स का भी। तो ये भी टेबल बना लो।
हमने फिर यहाँ पर जो लिखा है इसका फिर आंसर बताइएगा मेरे को क्या होगा। 12 प्लस 4 करेक्ट 12 16 कितना रेंज से चालू करोगे क्या होता है 0 से किससे मल्टीप्लाई +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपकी इक्वलिटी को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो 0 से 4 ही रहेगा। उसमें क्या ऐड कर दो 12 अगर आपने ऐड किया दोनों साइड तो 0 प्लस 12 प्लस 4 ही 2 अच्छा एक बार देखो ना एक आपको समझ आया मतलब आपको ये टेबल याद है तो हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं इन दोनों को समझने की ट्राई करते हैं। आपको बोला है रेंज फाइंड करो किसका 5 - 4 mod सेकेंड। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे mod सेकेंड से। क्या होता है mod सेकेंड का रेंज 1 से इनफाइनाइट 1 को इंक्लूड करना पर इनफाइनाइट को उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी इक्वलिटी की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट इस तरफ माइनस उसमें आपने क्या ऐड किया 5 अगर आपने ऐड किया तो 5 - 4 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस 5 माइनस इनफाइनाइट प्लस 5 माइनस इनफाइनाइट तो रेंज क्या आ गया आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक 1 माइनस इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट 1 क्लोज ब्रैकेट। ये समझ आया। अब ये बता दीजिए 2 - 7 सेकेंड ये कहाँ से चालू करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका कहाँ से चालू होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मोड सेकेंड से चालू ये कहाँ से चालू होगा ये मोड सेकेंड से चालू नहीं होगा ये किससे चालू होगा सेकेंड से चालू होगा। सेकेंड का रेंज क्या है माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो -7 उसको आप किससे मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने -7 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट यहाँ पर +7 यहाँ पर -7 से मल्टीप्लाई करते -7 इनइक्वालिटी चेंज यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट ठीक है ना। उसमें क्या ऐड किया 2 तो
तो 2 जब यहाँ पर ऐड किया तो इनफाइनाइट को तो फर्क पड़ना नहीं है। 7 में प्लस 2 ऐड हुआ तो 9 ऐड हो गया, मतलब 9 हो गया। यहाँ पर 2 ऐड किया तो माइनस इनफाइनाइट को फर्क पड़ेगा नहीं, -7 का -5। ये तो हुआ इस पूरे का रेंज। उसके बाद उस रेंज में हमने डाला मॉड्यूलस। तो जब इसमें मॉड्यूलस डालोगे तो ये जो 9 से इनफाइनाइट ऑलरेडी था उसमें मॉड डालने से कुछ भी फर्क पड़ेगा उसमें नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका कभी भी 9 टू इनफाइनाइट आएगा। पर जो ऑलरेडी नेगेटिव में था, अभी वो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक था, -5 तक था। इसमें मोड डालूंगा तो फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 5 है और ये क्या था, दोनों का और मतलब यूनियन लेना है। तो 9 से इनफाइनाइट और 5 से इनफाइनाइट का यूनियन, फाइनली रेंज क्या आएगा, सही है ना। एक जा रहा था 5 से इनफाइनाइट, जिसको समझ में नहीं है, एक जा रहा था 5 से इनफाइनाइट मोड लगाने को और एक जा रहा था 9 से इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली कि इसका आंसर 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब बात करें तो सर इंटरसेक्शन नहीं लेने का, और एक तो क्या लेना है, आगे समझिए। तो आप लोगों को ट्रिगो में वो वैल्यूज कैसे फाइंड करने एंगल्स का, वो सब पे एक बार रिवाइज कर लेना। रेंज का क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए, मैंने आपको समझाया आएगा। फंक्शन के अंदर अगर आएगा तो मतलब जीआईएफ और वो सब का रेट तो मैंने वैसा नहीं पूछने वाला हूँ कि जीआईएफ क्या होता है या 23.5 का जीआईएफ क्या होता है। आपको क्या आ सकता है, आपको डोमेन रेंज आ सकता है। फंक्शन में अगर मैं पूछूंगा ही क्या पूछूंगा मैं, डोमेन और रेंज। जैसे रूट आया तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लोग आए तो लोग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लोग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लोग का बेस 1 भी हो सकता है। वो छोटे छोटे से कंसेप्ट वो तो बात ऐसा थोड़ी है, देखता है कि थोड़ी पूछूंगा 23.5 का जीआईएफ होगा। मैं ये पूछ सकता हूँ 1/√(x - GIF) का डोमेन क्या होगा। मैं ये पूछ सकता हूँ उसका रेंज क्या होगा, सब कुछ पूछ सकता हूँ। मतलब मैं कंसेप्ट के कुछ भी पूछ सकता हूँ, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो क्या बोले कि तरह 50 क्वेश्चन दे तो मेरे पास 51 क्वेश्चन है पूछने के लिए। 50 क्वेश्चन से पूछूंगा तो जरूरी नहीं। आपका कंसेप्ट क्लियर होने के जीआईएफ क्या करता है, कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट देता है, अब उसके रिलेटेड से कोई भी कर सकता है। तो आप सिर्फ उसके बेसिक कंसेप्ट पे फोकस कर लो कि वो काम क्या करता है, राइट। पर मेनली मैं आपको अभी जीआईएफ और उतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत है, उतना हार्ड नहीं पूछूंगा मैं। अभी मैं आपको क्या पूछ सकता हूँ, फंक्शन के अंदर रूट वाले क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आपको लॉग वाले डोमेन रेंज के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं आपको रेशनल वाले क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई x/(x²-4) है तो उसका डोमेन क्या होगा। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं जो हमने क्लास में प्रैक्टिस की है। मतलब आपने क्लास में जो प्रैक्टिस किया ना, क्लास नोटबुक जो होगा वो बस रिवाइज है ना। अगर मैंने √(x - GIF) और जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी तो मैं नहीं पूछूंगा, तो जो क्लास में करवाया बस उसी पे फोकस करिए। ग्राफ भी नहीं और वो पढ़ लेना, वो ग्राफ कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछने वाला ना, आपको अभी नहीं कभी भी नहीं पूछने वाले कि मोड का ग्राफ कैसा होता है। और उस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको सोल्यूशन वगैरह ढूंढने में। अभी तो उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, वैसा पूछूंगा मैं आपको। अभी तो सिंपल सी चीजें आएगी कि आपका ये चेक किया जाएगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि जो कल तक तो नहीं लगा मुझे था क्लियर, वो टेस्ट देख के तब कल की टेस्ट में शायद दिख जाए। तो उसी पे बेसिक कंसेप्ट पे बस फोकस करिए, हर चीज की क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। हाँ, संडे मॉर्निंग में होगी, टाइम आप लोग को मैसेज आएगा। कल केमिस्ट्री का रेगुलर क्लास के बाद आप लोग नीचे आओगे यहाँ पर, चले मत जाना।
कोई